नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही दमदार क्लास लेकर के। इसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन शामिल हैं जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली मेरा फोकस है नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी के लिए। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है। नेट जेआरएफ के लिए आपने फॉर्म भर दिया है, आपकी परीक्षा संभवतः वह जुलाई में होनी है। और एलटी ग्रेड की वैकेंसी जो है वो अपकमिंग है, यानी आपको जुलाई में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जी, ऐसे प्रवक्ता की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे, आपके लिए क्लासेस लेकर आते रहेंगे। आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। जो भी कमियां हैं हम उसे बहुत जल्द दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल देखिए, हम आपके लिए इतने अच्छे और इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप देखेंगे तो आपको इन प्रश्नों का लेवल देखकर ही पता चलेगा कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। आप यदि और कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जैसे करंट अफेयर। अभी हाल ही में यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी और हमारे यहाँ जो करंट अफेयर पढ़ाया गया था, हमारे चैनल पर करंट अफेयर की जितनी भी क्लासेस है उन क्लासेस से 25 से 30 क्वेश्चन आए थे। आप समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण क्लासेस रही है हमारे चैनल की। तो आप जरूर देखते रहिए। अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए और आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। और आज का यह 5वां प्रैक्टिस सेट है और हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो कि टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ एलटी ग्रेड DSSB केवीएस एनबीएस जैसी प्रवक्ता आदि की परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। पहला प्रश्न हम देखते हैं। गारसा द तासी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसमें कुल लेखकों की संख्या कितनी थी? जी हाँ मित्रों, गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था उसमें 738 कवि थे टोटल, जिसमें सिर्फ 72 जो थे वो हिंदी के कवि थे। शेष उन्होंने उर्दू पर फोकस करते हुए कवियों को शामिल किया था। ये गारसा द तासी महोदय वही हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा। और किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा था। फ्रेंच भाषा में लिखा था। इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। क्या नाम है? एक बार आप रिपीट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। बहुत लोगों को बोलने में ये नाम दिक्कत होती है। इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, यह इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ था जो कि इन्होंने लिखा था। और लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया था, हिंदी को थोड़ा नीचा दिखाने का प्रयत्न किया था और उर्दू को उससे ऊपर बढ़ाने का प्रयास किया। तो इन्होंने क्या किया, हिंदी के मात्र 72 कवियों को शामिल किया, शेष उर्दू कवियों को शामिल करते हुए इतिहास ग्रंथ लिख दिया। जो भी हो, इन्हें पहला इतिहास लेखन करने वाला या इतिहास लेखक का श्रेय प्राप्त हो चुका है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मित्रों, यह व्याकरण का प्रश्न है। संज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके यहाँ। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक है। इन सभी की विस्तृत क्लासें, यानी कि हमारे जो प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर व्याकरण एवं साहित्य का 20 से 25 प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, तो आप उन सबको देख लेंगे तो आपको प्रत्येक डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे व्याकरण से संबंधित। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्ति, जाति, भाव, समूह और द्रव्यवाचक। शिव सिंह सरोज नामक जो ग्रंथ है वह कब प्रकाशित हुआ था? शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ जो है वो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और लिखा किसने था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। यह भी हिंदी साहित्य का ही ऐतिहासिक ग्रंथ था। भाषा काव्य संग्रह नामक ग्रंथ किसने लिखा? जी हाँ मित्रों, भाषा काव्य संग्रह नामक जो ग्रंथ है उसे लिखा है महेश दत्त शुक्ल ने और लिखा था 1873 ईस्वी में। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके पहले गारसा द तासी ने लिखा था फ्रेंच भाषा में, फिर जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा था अंग्रेजी में लिखा था, उसके बाद इन्होंने लिखा था जो कि हिंदी में था। तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि हिंदी भाषा में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन किसने किया? तो वह किया था आपके महेश दत्त शुक्ल ने। कब किया था? 1873 में। और क्या नाम से किया था? तो भाषा काव्य संग्रह के नाम से।
उम्मीद है आपको क्लियर होगा। जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? जी हाँ मित्रों, शक्कर की रोटी आप जानते हैं, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको क्या किया जाता है कि रोटी है और रोटी में थोड़ा सा पहले घी लगा देंगे, उसके बाद उस पर शक्कर ऐसे बिखेर देंगे, फिर इसको रोल कर देंगे और ये रोल दे दिया जाता है बच्चों को खाने के लिए। बच्चों जो कि मीठा पसंद करते हैं तो वो रोटी को खा लेते हैं। यानी ये इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि आप कहीं से भी खाएं, पूरी शक्कर की रोटी आपको मीठी ही लगेगी। इसलिए बिहारी की कविता की शक्कर की रोटी कहा किसने कहा? पद्म सिंह शर्मा ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि आप चाहे जब पढ़िए, जैसे ही पढ़िए, आखिरी पंक्ति से पढ़िए, शुरू की पंक्ति से पढ़िए तो वो जो है अच्छी ही लगती है। इसलिए उन्होंने उसकी तुलना शक्कर की रोटी के साथ में की है। इश्कनामा किसकी रचना है? यह है आपके बोधा जी की रचना। इश्कनामा बोधा की रचना है। इश्क का बोध हो जाता है, आप ट्रिक से याद करिए, इश्क का बोध हो जाता है, बोध अर्थात ज्ञान हो जाता है, तो इश्कनामा बोधा की रचना है। हिंदी का प्रथम आचार्य किसे कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, हिंदी का प्रथम आचार्य कहा जाता है केशव दास को, और केशव दास को ही कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल था? जी हाँ मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि जो मिश्र बंधु थे, अक्सर आपने सुना मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा था? मिश्र बंधु विनोद लिखा था, हिंदी नवरत्न लिखा था, तो ये मिश्र बंधु आता है। मिश्र बंधु में कोई अकेले व्यक्ति नहीं थे, ये 3 व्यक्ति थे, तीनों भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुकदेव बिहारी। ये तीनों लोग मिलकर ही कोई रचना किया करते थे। सामूहिक रूप से रचनाएं करने के कारण चूंकि ये मिश्र थे तो इनको जो है मिश्र बंधु ही कहा जाता है, और ये मिश्र बंधु के नाम से ही लेखन कार्य किया करते थे। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? जी हाँ मित्रों, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। स्वागता है बेटी, यह एक स्त्री विमर्श मैंने शामिल किया है। स्वागता है बेटी नामक स्त्री विमर्श की लेखिका कौन है? तो यह है विभा देवशरे। विभा देवशरे स्वागता है बेटी नामक स्त्री विमर्श की लेखिका हैं। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? यह कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो हिंदी साहित्य के पुरोधा हैं। इन्होंने 1929 में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया था, वह आज भी हमारे द्वारा, हमारे क्या मतलब पूरे हिंदी जगत के द्वारा पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तो सबसे प्रमाणित उपन्यास वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही माना जाता है। कुछ लोगों ने 11 वर्ष का समय जो इनकी कहानी है उसे ही हिंदी की पहली कहानी स्वीकार किया है, लेकिन यह सर्वमान्य नहीं है। आधा गांव टोपी शुक्ला, यह किसका उपन्यास है? आधा गांव और टोपी शुक्ला ये 2 उपन्यास हैं, और ये दोनों उपन्यास राही मासूम रजा के हैं। वीरमणि, पुष्यमित्र, विक्रमादित्य किसके उपन्यास हैं? ये सभी उपन्यास जो है मिश्र बंधुओं को हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मिश्र बंधु में गणेश, श्याम और सुखदेव तीनों लोग थे। ये तीनों भाई थे, मिश्र बंधु के नाम से रचनाएं किया करते थे। तीनों लोगों ने मिलकर के वीरमणि, पुष्यमित्र, विक्रमादित्य, हिंदी नवरत्न, मिश्र बंधु विनोद आदि जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो सब तीनों ने सामूहिक रूप से ही लिखी हैं। निराला की कुंडली को किसने फाड़कर फेंक दिया था? मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा प्रश्न है। जी हाँ मित्रों, थोड़ा सा निराला के व्यक्तिगत जीवन पर हम दृष्टि डालते हैं। जो निराला जी थे, उनका जन्म तो बंगाल के महिषादल में हुआ था। उनके जो बंगाल में अकाल था या तो उसमें उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, उनके चाचा दादा ये लोग को। उसके बाद उनके पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी जो बेटी थी सरोज, वो अपने मामा के यहाँ रहती थी। तो निराला जी से सब लोग कहते हैं कि दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, कैसे पालोगे पोषोगे, कैसे क्या करोगे। तो निराला जी बड़े असमंजस की स्थिति में थे और वो जाते हैं अपनी बेटी के पास और उसे वो अपनी कुंडली को पकड़ा देते हैं। सोचते हैं मेरे भाग्य का निर्णय मेरी बेटी करेगी, और अपनी कुंडली को जैसे ही वो सरोज को देते हैं, सरोज जो कि 5-6 वर्ष की अवस्था की रहती है, तो वह उस कुंडली को फाड़कर फेंक देती है। निराला कहते हैं कि अब मैं इसका भाग्य का जो इशारा है वो समझ गया हूँ, मुझे विवाह नहीं करना है, अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। तो अपने पुत्री के द्वारा उनकी कुंडली फाड़ दिए जाने पर वह दोबारा विवाह नहीं करते हैं, और अंत में आप देखते हैं कि जो उनकी पुत्री सरोज थी उसकी भी असामयिक मृत्यु हो जाती है। निराला जी का जीवन बहुत ही दर्दपूर्ण दुख भरा जीवन रहा था। तो निराला कुंडली को किसने फाड़ कर फेंक दिया था? सरोज ने, जो कि उनकी पुत्री थी, इकलौती पुत्री थी उनकी सरोज, उनका नाम था। उन्होंने सरोज स्मृति नाम की एक रचना भी करी है, जो कि बहुत ही दुख भरा नाटक है, शोक गीत है।
नाटक नहीं, शोकगीत है। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम क्या था? जी हाँ मित्रों, नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम था यात्री। ये संस्कृत और मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविताएं किया करते थे। पहले के ज़माने में या आज भी देखिएगा आप, जो कवि या लेखक हुआ करते हैं उनका एक उपनाम हुआ करता है और वे उपनाम से ही रचनाएं किया करते थे। अंग्रेजों के ज़माने में तो ऐसा था कि अगर वास्तविक नाम का पता चल जाता था, कोई रचना उनके विरुद्ध है, कोई लेख उनके विरुद्ध है, तो तत्काल उस व्यक्ति को या लेखक को पकड़कर जेल में डाल देते थे। तो अधिकतर लोगों ने क्या किया, छद्म नाम से लेखन कार्य प्रारंभ किया, जिसे जो है सबको पता नहीं चल पाता था कि ये व्यक्ति वही है। तो इस प्रकार से छद्म नाम का ये भी फायदा होता था। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ मित्रों, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कहाँ पर? भारत में जो है 1936 में हुई थी और इसके पहले विदेश में इसकी स्थापना की जा चुकी थी। विश्व का पहला लेखक संगठन कौन था? विश्व का पहला लेखक संगठन था सोवियत लेखक संघ, जो कि 1934 में गोरकी के नेतृत्व में रूस में स्थापित किया गया था। यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आप ध्यान से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, मेघदूत लिखा है महाकवि कालिदास जी ने और उसमें क्या है, कालिदास जी ने जो मेघदूत लिखा है उसमें दो भाग हैं उसके। तो उसमें जो एक व्यक्ति, एक राजा थे, राजा कुबेर थे। कुबेर के यहाँ यक्ष रहते थे। तो यक्ष जो है उनके यहाँ उनकी सेवा में रहते थे। उनके लिए पूजा के लिए फूल तोड़ कर लाकर प्रतिदिन उनको दिया करते थे, सुबह और शाम को। तो उनकी शादी हो जाती है, यक्षराज की शादी होती है। तो वो सुबह जो है सोचते हैं कि मुझे सुबह सुबह जल्दी उठकर आना पड़ेगा, इसलिए वो सुबह की पूजा के लिए शाम को ही फूल तोड़कर लाकर रख देते हैं मंदिर में, जहाँ के कुबेर जी पूजा किया करते थे। और जब सुबह कुबेर पूजा करने के लिए आते हैं तो फूल उठाते हैं, तो फूल की पंखुड़ी में एक भंवरा बंद रहता है, निकलता वह उन्हें काट लेता है। और जब वह पूरी स्थिति का पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यक्षराज ने सुबह ना उठ पाने की वजह से, या उन्हें सुबह जल्दी ना उठना पड़े, इसलिए फूल को शाम को ही तोड़कर ला कर रख दिया था। तो कुबेर बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, जिस पत्नी के कारण उन्होंने इस प्रकार से किया है, मैं इन्हें उससे अलग कर दूंगा। और वह उन्हें जो है दंड दे देते हैं कि तुम जो है उनसे दूर रहोगे। तो जब वहाँ यक्षराज उस पहाड़ी पर पर्वत पर रहते हैं तो बादल वहाँ से आते हैं और बादलों को वो संदेश देते हैं, बादलों को संदेश देते हैं कि मेरी प्रिया ऐसी है वैसी है, तुम जाकर उसे संदेश देना कहना। तो यह जो है मेघदूत क्या हुआ, उनका वियोग का वर्णन हो गया। उसी प्रकार जो आंसू है, आंसू जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, उसे भी हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। संस्कृत का मेघदूत जो है वो कालिदास ने लिखा है और हिंदी का आंसू है जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे स्वीकार किया जाता है? जी हाँ मित्रों, मुकुटधर पांडे को छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। आप जानते हैं पाणिनि जो थे वो उन्होंने संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों की रचना की है। तो संस्कृत में जिस प्रकार से उन्होंने व्याकरण को एक नई दिशा और दशा दी है, उसी प्रकार से हिंदी में व्याकरण के गुरु जो हैं वो कामता प्रसाद गुरु कहे जाते हैं और उन्हें संस्कृत का हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। बिहारी सतसई की भाषा क्या है? बिहारी सतसई की भाषा है परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। हिंदी भाषा में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? जी हाँ मित्रों, सूरदास जी ने किया था भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन। भ्रमर गीत क्या होता है? जिस प्रकार आपने देखा था कि जब गोपिकाएं कृष्ण के वियोग में रहती हैं और श्री कृष्ण के पास आते हैं उद्धव, तो उद्धव उनसे जो है कहते हैं कि निर्गुण प्रेम की उपासना ज़्यादा बेटर है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है, तुम जाकर गोपियों को समझा दो कि निर्गुण प्रेम ज़्यादा अच्छा है। तो वो जो है जाते हैं उन्हें समझाने के लिए, गोपियों को समझाने के लिए। गोपियाँ बहुत खींचती हैं उन पर, तभी उनके वहाँ पर एक भंवरा आ जाता है और वे भंवरे को ही आधार बनाकर, यानी सारी बातें वो कहती तो हैं उद्धव को, लेकिन चूँकि सामने भंवरा है उसका साक्ष्य लेकर के उसे सामने रख करके वो सारी बातें उद्धव कहती हैं। तो यह है भ्रमर गीत। इसी प्रकार की परंपरा का जो शुरुआत है वो काव्य में सूरदास जी ने किया है, यानी भंवरे के माध्यम से संदेश दिया गया है। इसका एक और भी होगा, हम आगे बताएंगे। चलिए देखते हैं, कवि हाल का वास्तविक नाम क्या था? कवि हाल का वास्तविक नाम था शालिवाहन। जी हाँ मित्रों, शालिवाहन नाम था कवि हाल का।
केशवदास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है विजयपाल सिंह ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभा दास का उपनाम क्या बताया है? तो इन्होंने बताया है नारायण दास। नारायण दास बताया है नाभा दास का उपनाम। तुलसीदास की प्रथम रचना किसे माना जाता है? जी हाँ मित्रों, प्रथम रचना माना जाता है वैराग्य संदीपनी को। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा था? तो यह कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नए नारों की संख्या कितनी मानी गई है? नैनारों की संख्या 63 मानी गई है, जबकि नाथों की संख्या 9 मानी गई है, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है और आलवारों की संख्या 12 मानी गई है। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। नैनार 63 हो गए, सिद्ध हो गए 84 और उसके बाद आलवार हो गए 12 और नाथ हो गए 9। यह इनकी संख्या भी है जो कि आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, तो आप विशेष तौर पर इसे याद करके रखिए। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। नैनारों की संख्या 63 है, सिद्धों की संख्या 84 है, नाथों की संख्या 9 है और आलवारों की संख्या जो है 12 है। यानी सबसे ज़्यादा जो है वो नैनार ही हैं। हंसावली किसकी रचना है? हंसावली जो रचना है वो असाइद की रचना है। इसकी नायिका जो होती है वो हंसावली होती है, जो कि पुरुषों से नफरत करती है और जो भी पुरुष उसके संपर्क में आता है वह उसे मार डालती है। 15 दिन में यानी प्रत्येक पखवाड़े में वह एक पुरुष की हत्या जरूर 1 या 3 पुरुष की हत्या करती थी वो। तो इसकी जो कहानी है वो मैंने एक बार बताई भी है। तो ये हंसावली जो थी वो अपने पूर्व जन्म में उसके वो पक्षी थी, हंसड़ी थी, और उसका जो पति था यानी जो हंस था, जंगल में आग लग जाती है और वह उसे छोड़कर भाग जाता है, जबकि वह अपनी बच्चों के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए जंगल से भागती नहीं है और उसी आग में जल करके मर जाती है। तो जब वह दूसरा जन्म लेती है, राजकुमारी बनती है, तो उसके मन में पुरुषों के प्रति नफरत भावना विद्यमान ही रहती है और इसीलिए वह किसी भी पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती है। जो भी पुरुष के संपर्क में आता है उसको वह मार डालती है। फिर एक राजकुमार आते हैं और वह उससे विवाह करते हैं। किस प्रकार से? वह इसी प्रकार कथाएं जो है उसमें वर्ड थी। छत्रसाल के गुरु का नाम क्या था? छत्रसाल के गुरु का नाम था अनन्य। अक्षर अनन्य नाम था। कितना अच्छा नाम है ना ये, अक्षर अनन्य। कबीरदास के उत्तराधिकारी कौन थे? कमाल व धर्मदास जो थे वो कबीरदास के उत्तराधिकारी थे। कमाल तो उनके पुत्र कहे जाते हैं और धर्मदास उनके शिष्य थे। धर्मदास ये वही है जिन्होंने वीजक नामक ग्रंथ का जो है संकलन किया था, वीजक का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो इन्होंने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि स्वीकार किया है। कनफटा किसे कहा जाता है? कनफटा कहा जाता है नाथों को, जिनकी संख्या 9 है। अभी मैंने आपको बताया था 9 नाथ हैं। श्री नेमिनाथ फागु की रचना किसने की थी? यह रचना की थी राजशेखर सूरी ने। श्री नेमिनाथ फागु की रचना किसने की थी? राजशेखर सूरी ने। प्राकृत पेंगलम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है इनको प्राकृत पिंगल सूत्र के नाम से। राहुल वेल में हिंदी की कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। यह एक शिलांकृत कृति है और इसके लेखक जो है वो रोड़ा कवि हैं। शिलांकित कृति का तात्पर्य यह हुआ कि पूरी की पूरी रचना जो है वो पत्थर पर उकेरी गई है। सोचिए कि कितनी मेहनत से यह लेखन कार्य किया रहा होगा। उस वक्त तो कॉपी और कलम हम लोग की तरह ये प्रिंट आउट, ये लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब तो थे नहीं कि तुरंत बैठे तुरंत टाइप कर दिया। आजकल तो सुविधा है, हमको लिखना भी नहीं पड़ता, सिर्फ बोल दो वह टाइप हो जाता है। सोचिए राहुल वेल जो लिखा गया कितने मेहनत से लिखा गया, पत्थर को उकेर कर। आज भी आप पत्थर पर आपको एक चोट करना होगा तो बड़ा टाइम लग जाता है। उस जमाने में इन्होंने कितना मेहनत किया रहा हो कवि रोड़ा ने, ठीक है। तो इनकी मेहनत को हम सैल्यूट करते हैं। बाल गंगाधर तिलक की मराठी रचना गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? माधवराव सप्रे ने किया था। ये वही माधवराव सप्रे हैं जिन्होंने टोकरी भर मिट्टी लिखा है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखक किसे स्वीकार किया जाता है? तो यह है बंग महिला। बंग महिला का नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। ये बंग महिला के छद्म नाम से लेखन कार्य किया करती थी। भूषण किस रस के कवि हैं? जी हाँ मित्रों, भूषण जो है वीर रस के कवि हैं। आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? तो सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सूरत मिश्र जो है वह बैताल पच्चीसी के रचनाकार कहे जाते हैं। हिंदी में राम भक्त साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना कौन सा है? तो राम रक्षा स्रोत, जो कि रामानंद ने लिखा था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? जी हाँ मित्रों, यह है सुमित्रानंदन पंत जी। इन्हें चिदम्बरा पर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खड़ी बोली का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है आपके छायावाद को।
सुमित्रानंदन पंत जी किस दार्शनिक मत के कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत जो थे वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे और उसी दर्शन के ये मती रहे हैं। तज़किरा ई शुअराई हिंदी किसके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है? मौलवी करीमुद्दीन। इन्होंने भी ऐसा साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा कि हिंदी को गिराने वाला ही। इन्होंने जितने भी लेखक शामिल किए उसमें हिंदी के कवियों की संख्या, लेखकों की संख्या बहुत ही कम शामिल की थी और उन्होंने यह साबित करने का प्रयत्न किया था कि हिंदी के कवि या लेखक हैं ही नहीं। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मेरुतुंग जी को। शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? यह बाल मुकुंद गुप्त जी का है और यह प्रकाशित हुआ था भारत मित्र में। भारत मित्र का प्रकाशन कौन किया करता था? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नाभादास ने भक्तमाल में कितने कवियों को स्थान दिया? जी हाँ मित्रों, नाभादास ने भक्तमाल में 200 कवियों को स्थान दिया है। विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने स्वीकार किया? तो यह किया था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। क्लास को आप जो है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि आपको मिल जाएगा स्मार्ट टीडी क्लासेस 77 के लिए। तो कैसी लगी आपको यह क्लास? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि आप जो है हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हम आपकी तैयारी को लगातार जारी रखेंगे और आपको ऐसी तैयारी करवाएंगे तब तक तैयारी कराएंगे जब तक आप सफलता को हासिल नहीं कर लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे बहुत ही शानदार जानदार क्लासेस के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।